नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मुद्दे पर राज्यसभा में हुए पीएम मोदी के विरोध की। राहुल के बाद खड़गे के बयान पर चली कैंची की। जानेंगे अडानी को अब किसने दिया झटका, क्यों अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं योगी सरकार के मंत्री। बात करेंगे त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी की बढ़ती मुसीबत की, बीजेपी राज में असुरक्षित होती महिलाओं की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। जजों की नियुक्ति को लेकर दिया था बयान। जासूसी के मामले में आप के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर दिया धरना, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले ही दिन भारत ने बनाई मजबूत पकड़। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 पर सिमटी। खेल खत्म होने पर भारत ने बनाए 1 विकेट पर 77 रन। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 142 अंकों के साथ 60,806 पर हुआ बंद। निफ्टी 22 अंकों के साथ 17,893 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें विपक्ष के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने सदन में मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए। तो कैसे पीएम मोदी आए विपक्ष के निशाने पर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में विपक्ष अडानी पर सवाल पूछ रहा है। पीएम मोदी कोयला, CWG, 2G से जवाब दे रहे हैं। विपक्ष गिरती आर्थिक विकास दर पर सवाल कर रहा है। बीजेपी मनमोहन सरकार के समय की आर्थिक स्थिति की बात कर रही है। विपक्ष गैर बीजेपी शासित राज्यों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे अस्थिर करने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहा है। पीएम मोदी इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान विपक्षी सरकारों को बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। यानी विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसके जवाब में पीएम मोदी और बीजेपी उल्टे सवाल कर रही है, जैसे सरकार में विपक्षी दल आ गए हों। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा का जवाब आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया। पीएम के तेवर वैसे ही थे जैसे लोकसभा में। ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में पीएम के तेवर ज्यादा तीखे थे, इसलिए ना तो अडानी मुद्दे पर वो लोकसभा में कुछ बोले और ना ही राज्यसभा में। उल्टा अपनी सरकार पर लगे आरोपों के जवाब में उन्होंने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। राज्यसभा में पीएम भाषण देते रहे तो विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार नारेबाजी चलती रही। विपक्ष अडानी मोदी रिश्तों को लेकर नारेबाजी करता है। पीएम को इस नारेबाजी के बीच में ही धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देना पड़ा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय विपक्ष की 90 सरकारों को बर्खास्त किया गया और आज हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा में भी अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल पूछे गए, लेकिन अडानी मामले में लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के बयान के बड़े हिस्से को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। आज राज्यसभा में कई बार ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी विपक्ष के सामने लाचार दिखे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अडानी मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों पर भी आज कैंची चल गई। जी हां, राज्यसभा में दिए खड़गे के बयान से कई शब्दों को हटा दिया गया, जिसको लेकर आज खड़गे ने अपनी नाराजगी जाहिर की। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठाए, तो वहीं बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। राज्यसभा में दिए गए खड़गे के भाषण में से कई शब्दों को हटा दिया गया, जिसको लेकर आज खड़गे ने सदन में सभापति के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे, लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे तो अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। खड़गे ने आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद के बाहर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी ध्यान भटका रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया था, न ही जांच की बात कही।
यानी पूरे भाषण में अडानी मामले पर पीएम मोदी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। अडानी मुद्दे पर विपक्ष की आवाज को अनसुना किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के तेवर पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। आज शेयर बाजार के तेवर भी अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर सख्त दिखे, यानी आज बाजार में अडानी ग्रुप को लेकर जोरदार झटका लगा है। अडानी ग्रुप को लग रहे झटकों से निवेशकों का पैसा भी डूब रहा है। तो कैसे आज भी गौतम अडानी को लगे झटके पे झटके, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप संकट में फंसा है। ग्रुप के शेयर 50% से ज्यादा गिर चुके हैं और आज भी अडानी ग्रुप की मुसीबत बढ़ाने वाली खबरें ही आती रही। सबसे पहले ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी ग्रुप के सिक्योरिटीज की समीक्षा का ऐलान कर दिया। तो फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने भी अडानी ग्रुप में अपने निवेश को रोक दिया है। टोटल एनर्जी ने कहा कि अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों के ऑडिट रिजल्ट आने तक वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगी। इससे पहले पिछले साल जून में टोटल एनर्जी की ओर से ऐलान किया गया था कि वो अडानी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में $50 अरब का निवेश करेगी। इस निवेश से फ्रांसीसी फर्म टोटल एनर्जी को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 25% इक्विटी हिस्सेदारी लेनी थी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पर भी अभी तक साइन नहीं हो पाए थे और उससे पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने उथल पुथल मचा दी। इस बीच शेयर बाजार में भी अडानी ग्रुप को झटका लगा है। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। 2 दिन से अडानी ग्रुप से जुड़ी दूसरी कंपनियों के शेयर संभलते दिखाई दिए थे, वो भी आज लाल निशान में पहुंच गए। अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 11% से ज्यादा लुढ़क गए। तो अडानी पोर्ट के शेयर में 2.83% का नुकसान हुआ। साफ है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप के सामने छाया संकट अभी कम नहीं हुआ है। निवेशक डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और कल यानी शुक्रवार को भी अडानी ग्रुप पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। हालात देखकर तो यही कहेंगे कि गौतम अडानी के सितारे फिलहाल तो गर्दिश में ही रहने वाले हैं। गर्दिश में तो सीएम योगी के सितारे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार के मंत्री ही उनसे अलग राह पर चलते दिख रहे हैं। जातिगत जनगणना पर बीजेपी ही बटी नजर आ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के बाद अब यूपी में जातिगत जनगणना की मांग तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसकी मांग कर रहे हैं। सपा इसे लेकर पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान की तैयारी में है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। वहीं अब योगी सरकार के एक और मंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग पर सपा प्रमुख का समर्थन करने का ऐलान किया है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर गांव-गांव जाने की बात कही थी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से इस मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। केशव मौर्य के बयान को लेकर जब योगी आदित्यनाथ से सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया कि जनगणना कैसे करानी है, ये केंद्र का विषय है। केंद्र से जो निर्देश होगा उसी तरह जनगणना होगी और केंद्र सरकार पहले ही जातिगत जनगणना का विरोध कर चुकी है। सीएम योगी जातिगत जनगणना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार में इसके पक्ष में आवाज तेज हो रही है। अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख की मांग का समर्थन कर दिया है। संजय निषाद ने कहा, मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातियों की विसंगति जो पिछली सरकारों ने गलत की है। हम अनुसूचित जाति में 70 लाख थे और मधवार के नाम से गिने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें गिनते गिनते 7,000 कर दिया, हमारा नाम फर्जी पिछड़ी में डाल दिया। जबकि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, जातिगत जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जातिगत जनगणना सही पता होगी। समाजवादियों का मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना की मांग योगी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि उनकी सरकार के मंत्री ही उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर त्रिपुरा के चुनावी समीकरण भी बीजेपी के खिलाफ दिख रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है। मुकाबला लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन से है, जो पहली बार गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। इस गठबंधन के चलते बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को उतार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अगरतला में आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो त्रिपुरा में डेरा ही डाल दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया। छोटे से राज्य में बीजेपी नेताओं की फौज का उतरना संकेत दे रहा है कि मुकाबला बेहद मुश्किल हो गया है। दरअसल बीजेपी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राज्य में सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा।
चुनाव के ऐलान के साथ ही इस गठबंधन का भी ऐलान हुआ था। दोनों ही पार्टियां जमीन पर बेहद मजबूत हैं, इसलिए सीट बंटवारे में अंतिम समय तक टकराव बना रहा। लेकिन नामांकन वापसी के कुछ समय पहले सीपीएम और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो गई। सीपीएम नेता और पूर्व मंत्री पवित्र कर ने दावा किया कि 5 साल तक बीजेपी ने विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। विपक्ष के हर कार्यक्रम में रुकावट डाली गई। लोकतंत्र को बचाने के लिए सीपीएम और कांग्रेस साथ आए हैं। पवित्र कर ने कहा कि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में डर का माहौल बना रखा है, जिस कारण से लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। हमारी गठबंधन ने लोगों को आवाज दी है, जिससे बीजेपी में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी की परेशानी प्रघोद विक्रम माणिक्य देव वर्मा की पार्टी टिपरा मोथा ने भी बढ़ा रखी है। जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित 20 सीटों पर इस पार्टी ने बीजेपी आईएफटी गठबंधन का गणित बिगाड़ दिया है, जिससे त्रिपुरा में बीजेपी की राह अब बेहद मुश्किल हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है। चुनौती तो बीजेपी शासन के सामने एक रिपोर्ट ने भी खड़ी कर दी है। इस रिपोर्ट में बीजेपी शासित हरियाणा को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य माना गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुरक्षा के मामले में बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट बीजेपी सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर किए गए दावों की पोल खोल रही है। रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित राज्य नागालैंड को बताया गया है। हरियाणा को नागरिक सुरक्षा को लेकर 100 में से सिर्फ 33.04 अंक मिले हैं। यह देश के 36 राज्यों में से सबसे खराब स्थिति है। वही रिपोर्ट में ओडिशा को 34.86 अंक देकर दूसरे स्थान पर रखा गया है। ओडिशा में हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की जान ले ली गई थी, जिसे लेकर पहले ही नवीन पटनायक सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में असम को 35.24 अंक के साथ देश में तीसरा सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। यहाँ भी सरकार बीजेपी की है, यानी साफ है कि मोदी सरकार की रिपोर्ट में देश का सबसे असुरक्षित टॉप 3 राज्यों में से 2 में सरकार बीजेपी की है और लंबे समय से बीजेपी का शासन चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी 8 साल से सत्ता में है, तो असम में 7 साल से पार्टी की सरकार चल रही है। इसके बावजूद राज्य कानून व्यवस्था की स्थिति के मामले में सबसे नीचे के पायदान पर बना हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े ऐलान की। मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश करने पर कोई पाबंदी नहीं है। महिलाएं मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं। और क्या कुछ कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। बोर्ड ने कहा कि मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। बोर्ड ने ये जवाब मुस्लिम महिला और एडवोकेट फराह हुसैन शेख की याचिका पर दिया। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाएं मस्जिद में पुरुष नमाजियों के साथ या उनके बीच नहीं बैठ सकती। अगर कोई मस्जिद कमेटी महिलाओं के लिए अलग से जगह निर्धारित करती है तो महिलाएं वहां नमाज पढ़ने जा सकती हैं। बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की बाध्यता नहीं है। महिला नमाज घर में पढ़े या मस्जिद में, उसे एक सा फल मिलेगा। ये पुरुषों के लिए भी नहीं है कि उन्हें मस्जिद में ही जाकर नमाज पढ़नी है। बोर्ड ने आगे कहा कि वो विशेषज्ञों की संस्था है, लेकिन वो किसी धार्मिक मान्यता पर कमेंट नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि पुणे की वकील फराह हुसैन शेख और एक अन्य महिला ने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि महिलाओं को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई में ये साफ हो गया कि अब महिलाएं भी मस्जिदों में नमाज अदा कर सकती हैं। कोर्ट में दायर हलफनामे में बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से ये भी कहा है कि अब जब भी मस्जिदों का निर्माण होगा वहाँ महिलाओं के लिए अलग से नमाज पढ़ने की जगह बनाई जाए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।